नमस्कार विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कोटा विश्वविद्यालय द्वारा बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 4 के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास को शामिल किया है, जिसके अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख वाद व प्रवृत्तियों का अध्ययन अपेक्षित है। और इसी क्रम में आज हम आधुनिक हिंदी कविता का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा जो मत दिए गए हैं, उनके प्रति अगर समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया जाए तो वो इस प्रकार से हो सकता है। प्रथम काल आदिकाल और उसकी समय सीमा जो है 1000 से 1350 ईस्वी। द्वितीय कालखंड का नाम भक्ति काल और इसकी समय सीमा 1350 से 1650 ईस्वी। और तृतीय कालखंड जो है रीति काल और इसकी काल सीमा 1650 से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल जो है वो 1850 से प्रारंभ हुआ, जो चल रहा है अभी तक। भक्ति काल व रीति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल कहा है। इस प्रकार 1350 से लेकर के 1850 तक का समय जो है वह मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल के अर्थ को अगर अपन जानने का प्रयास करें तो आधुनिक काल का शाब्दिक अर्थ होता है वर्तमान काल, संप्रति काल, इस समय का, हाल का आदि। और इस दृष्टि से अगर अपन विचार करें तो वर्तमान समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है वही आधुनिक कहा जा सकता है। परंतु आधुनिक शब्द सापेक्ष शब्द है और इसकी सापेक्षता के आधार पर अगर अपन देखें तो आदिकाल की तुलना में भक्ति काल भी आधुनिक है और भक्ति काल की तुलना में रीति काल का साहित्य आधुनिक है और रीति काल की तुलना में आधुनिक काल का साहित्य आधुनिक है। परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल शब्द प्रयुक्त हुआ है, आधुनिक शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये मध्यकाल के सापेक्ष प्रयुक्त हुआ है। और ये जो शब्द है ये मध्यकाल के सापेक्ष कालबोध और कालबोध से भी कहीं अधिक जो है वो प्रवर्ती बोध के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अर्थात ये काल का तो बोध कराता है। काल की दृष्टि से तो आधुनिक काल इसके पूर्ववर्ती काल मध्यकाल से आगे के समय की सूचना देता ही है, परंतु इससे भी कहीं अधिक जो है ये मध्यकाल की प्रवृत्तियों से आधुनिक काल की प्रवृत्तियों की भिन्नता को भी प्रदर्शित करता है या बोध कराता है। आधुनिक हिंदी कविता जो है वो अपनी पूर्ववर्ती जो मध्यकालीन कविता है भक्ति और रीति काल की, उससे कथ्य और शिल्प, भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही दृष्टियों से भिन्न है। और इस काल में कविता का जो है उसकी प्रवृत्तियों में विषयगत जो है विविधता आती है। और भक्ति काल और रीति काल में जो है कविता का मुख्य अगर विषय देखा जाए दोनों का मिला करके तो भक्ति, नीति और श्रृंगार ही रहा है। इस काल में जो कविता है वो अपने परिवेश से जुड़ती है और सामान्य जन के सुख दुख और भावों का चित्रण उसमें होता है। भाषा की दृष्टि से भी इस काल में परिवर्तन होता है और मध्यकाल में ब्रज भाषा जो कि साहित्य की भाषा रही उसके स्थान पर इस काल में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। और मध्यकाल से इस प्रवृत्तिगत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए विद्वानों ने आधुनिक काल में आधुनिक शब्द को 2 अर्थों में प्रयुक्त माना है। यह आधुनिक शब्द 2 अर्थों की सूचना देता है। एक तो है मध्यकाल से भिन्नता। मध्यकाल से भिन्नता ये कि आधुनिक काल से पूर्ववर्ती काल है रीति काल, और रीतिकालीन जो साहित्य है उसमें
सामंती संस्कारों के कारण जड़ता और रूढ़िवादिता आ गई थी। मतलब रीतिकालीन जो कवि थे वो अपने सामंतों की श्रृंगारिक मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए नायक नायिकाओं के मांसल सौंदर्य का चित्रण काव्य में करते थे। परिणाम स्वरूप रीतिकालीन जो काव्य है वो श्रृंगारिकता और अलंकरण की प्रवृत्ति की प्रधानता लिए हुए था। साथ ही रीतिकाल में रीति निरूपण की एक रूढ़ परिपाटी चल गई थी और इसी कारण कविता में कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से एक रूपता आ गई थी, एक रसता आ गई थी। कथ्य में वही श्रृंगार है और शिल्प में वही ब्रजभाषा और इसके अलावा कवित सवैया मुख्य रूप से छंद प्रयुक्त होते थे और इस कारण न छंदों में विविधता थी और न ही उन छंदों के विन्यास में विविधता थी। आधुनिक काल में जो कविता है वो रीतिकालीन राज दरबार की कामिनी से निकल करके सामान्य जनता के सुख दुख से जुड़ती है और सामान्य जनता के सुख दुख, अभाव, अभियोग, संवेदनाओं, उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति आधुनिक कविता में नए शिल्प के साथ होती है। श्रृंगारिकता और छंदबद्धता से कविता मुक्त हुई और छंदबद्धता के स्थान पर मुक्त छंद का परिवर्तन भी आधुनिक हिंदी कविता में हुआ। अलंकरण की प्रवृत्ति का स्थान बिंब ने ले लिया और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रचलन हुआ। एक तो मध्यकालीन कविता से ये आधुनिक कविता इन संदर्भों में, इन अर्थों में भिन्न थी। दूसरा, आधुनिक कविता में आधुनिक होने का अर्थ यह है कि इसका जो दृष्टिकोण था वह इह लौकिक था। इह का अर्थ होता है ये संसार, ये जगत। और आधुनिक काल जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के परिणाम स्वरूप विदेशी साहित्य के संपर्क के कारण भारत में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और पश्चिमी साहित्य जगत और पश्चिमी देशों के संपर्क के कारण बौद्धिकता को महत्व दिया जाने लगा और इसी कारण बौद्धिकता के साथ तर्क प्रधानता व वैज्ञानिकता के कारण धर्म, दर्शन और साहित्य के प्रति भारतीयों में भी एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ और भारतीय जीवन दर्शन में जहाँ पहले परलोक को महत्व दिया जाता था, उस पारलौकिकता के स्थान पर इहलौकिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। मध्यकाल में मनुष्य पर पारलौकिक दृष्टिकोण जो है वो इतना अधिक आच्छादित था कि उसे अपने परिवेश की भी सुध नहीं थी, लेकिन आधुनिक काल में इह लौकिक दृष्टिकोण के कारण मनुष्य या साहित्यकार, कवि जो है वो अपने परिवेश के प्रति अधिक सतर्क हुआ, अधिक सजग हुआ और इसी कारण है कि अपने परिवेश से सामान्य जनता के सुख दुख और भावों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति जो है कवि अपनी कविता में करने लगा। इसी कारण आधुनिक जो कविता है वो सामान्य जन के सुख दुख से जुड़ी। आधुनिक काल में स्वचेतनता की प्रवृत्ति के कारण प्रवृत्तियों और विषयों की दृष्टि से जितनी अधिक विविधता व विस्तार आधुनिक हिंदी कविता में देखने को मिलता है, उतना इससे पूर्व किसी भी काल में नहीं है। आधुनिक हिंदी कविता विषय वैविध्य की दृष्टि से बहुत अधिक व्यापक है और यही कारण है कि आधुनिक काल में चेतना जो है वो जल्दी जल्दी परिवर्तित होती है और परिणाम स्वरूप अनेक काव्य आंदोलनों का इसमें प्रारंभ होता है। और हुक्मचंद राजपाल ने आधुनिक काल की इस विशेषता को दृष्टिगत करते हुए लिखा है कि ये काल जो है वो किसी प्रवृत्ति विशेष अथवा काव्य धारा का सूचक नहीं है, अपितु विविध काव्य धाराओं एवं काव्य रूपों के विकास का युग है। आधुनिक हिंदी कविता की जो विभिन्न काव्य धाराएं हैं उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। भारत में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर ब्रिटिश राज की स्थापना होती है।
ब्रिटिश जो है भारतीयों के प्रति शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करते हैं ब्रिटिश सरकार। परिणाम स्वरूप भारतीयों का पश्चिमी साहित्य जगत से, शैक्षिक जगत से संपर्क होता है और वहीं से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण जो है वो भी भारत में प्रारंभ होता है। और 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है, इसी को आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम उपखंड पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल की जो कविता है उसमें भारतेंदु युग का जो भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके विराट व्यक्तित्व का प्रभाव है। और इसकी समय सीमा वैसे तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मानी है, परंतु फिर भी सामान्य सीमा 1850 से मानी जा सकती है। इसकी सीमा जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 1843 से मानी है आधुनिक काल की, और डॉक्टर नगेंद्र ने 1868 से मानी है, रामविलास शर्मा ने 1857 से मानी है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1850 ईस्वी से मानी है। इस युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र है और जगमोहन सिंह है आदि इस काल के कवि हैं। 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशक जो है उनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है वो हिंदी साहित्य में प्रभाव रहता है, और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और सरस्वती पत्रिका में सामाजिक सुधार संबंधी अनेक लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने ब्रज खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाया और खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत परिष्करण किया, और इसी कारण इनके नाम पर 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय है, 20वीं शताब्दी के लगभग शुरुआती 2 दशक, उनको आधुनिक हिंदी कविता में जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और द्विवेदी युग मंडल के जो प्रमुख कवि हैं उनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मैथिली शरण गुप्त है और श्रीधर पाठक है। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी में पश्चिम के रोमांटिसिज्म के अनुकरण पर कल्पना की प्रधानता, स्वच्छंदता, प्रकृति सौंदर्य के चित्रण, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता से युक्त आंदोलन चला, जिसको छायावाद नाम दिया गया। और छायावाद का जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 ईस्वी तक निर्धारित की गई। छायावाद के प्रमुख कवियों में प्रसाद पंत निराला व माधवी वर्मा है। 1930 के बाद स्थितियां बदलती है और वैश्विक परिदृश्य में जो है पूंजीवाद के विरुद्ध जो है वर्ग संघर्ष खड़ा होता है, साम्यवाद का प्रचलन बढ़ता है। भारत में भी 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, और इसी कारण 1936 से जो 1943 तक का जो साहित्य है, आधुनिक हिंदी कविता है, उसे प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। और इस प्रगतिवादी कविता में जो है वर्ग संघर्ष की भावना प्रमुख रूप से अभिव्यक्त हुई है। शोषकों में क्रांति, आक्रोश का भाव और शोषितों के प्रति जो है आक्रोश है, वह इस काल की कविता में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसकी जो त्रयी है उसमें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, हालांकि बाद में प्रयोगवाद के तार सप्तक के जो है शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध ने भी इससे संबंधित कविताएं लिखी है। 1936 से 1942 ईस्वी के जो कालखंड है, इसमें हिंदी साहित्य में 2 और धाराएं चल रही थी। इसी के समानांतर एक थी हालावाद, जो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से आविर्भाव में आई, और दूसरी थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। इसका समय भी 1936 से 1942 था, और इसके कवियों में जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह
दिनकर है। 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय के द्वारा तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद की शुरुआत हुई और प्रयोगवाद के जो है कवि है वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय है, प्रभाकर माचवे है, नेमीचंद जैन है, रामविलास शर्मा है, भारत भूषण अग्रवाल है। और इनमें से बहुत से कई कवि जो है आगे जाकर नई कविता के कवि बने। एक तरह से प्रयोगवाद ही नई कविता बना और नई कविता प्रयोगवाद की जो समय सीमा 1943 से 1951 और नई कविता की समय सीमा वैसे 1951 से 1959 निर्धारित किए गए। 1960 के पश्चात हिंदी कविता में बहुत से काव्य आंदोलन चले, जिसे कविता जो 1960 से 1964, फिर मोहभंग की कविता 1965 से 1975, जानवारी कविता 1975 से 90 तक और 90 से समकालीन कविता। एक तरह से हम 1960 के पश्चात की कविता को साठोत्तरी कविता कह सकते हैं। साठोत्तरी का मतलब है कि 60 के दशक के उत्तर 60 के दशक के पश्चात लिखी जाने वाली कविता जो है वो साठोत्तरी कविता है। और साठोत्तरी कविता में जो है वो सामान्य जन की पीड़ा प्रमुख रूप से मुखरित हुई है। इसके साथ ही आज़ादी के बाद की परिस्थिति से उपजी हुई मोहभंग की पीड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अस्वीकृति और विद्रोह का भाव जो है, इसमें असंतोष का भाव जो है वो इसमें प्रमुख रूप से दिखाई देता है। रघुवीर साय धूमिल है, श्रीकांत वर्मा है आदि जो है इसके प्रमुख कवि है। अगले वीडियो में अब हम इन वादों की प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।